हेलो दोस्तों, जय हिंद। उम्मीद है आप सब लोग मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज फिर से लेकर के आ गए नंबर सिस्टम का जो अगला पार्ट है और इसको पूर्ण रूप से हम लोग कंप्लीट किया जाएगा ताकि आपके कोई क्वेश्चन अपनी तरफ से यही कोशिश करेंगे कि आपके परीक्षा में क्वेश्चन न छूटने पाए। तो दोस्तों, नंबर सिस्टम का अगला पार्ट में और अगले सवाल को देखते हैं जो आपके उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षाओं में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं, उसको आइए हम लोग देखते हैं। और पहला क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन ईजी है लेकिन कभी कभी हमसे गलतियां हो जाती हैं, तो आइए देखते हैं। और पहला क्वेश्चन, तो पहला क्वेश्चन क्या है? तो पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए जरा सा क्या करा। 4 अंकों वाली वह सबसे बड़ी से बड़ी संख्या। तो सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं कि 2 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है भैया? 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 99। 2 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या क्या होती है? वो होती है 10। ये सब आपको पता होगा। 3 अंकों की बात करें तो ऐसा होता है, ये होता है 3 बार 9 लिख दीजिए, ये होता है ना। 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 होती है और सबसे छोटी संख्या 1 होती है, ये माना जाता है, यही ना। तो ऐसे ही आपको अगर पूछा जा रहा है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, तो भाई साहब 4 बार 9 लिख दीजिए, ये 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी। और कह रहा है वो 49 से पूर्ण रूप से विभाज्य होना चाहिए। तो 49 से अगर कभी भी ऐसा कहेगा कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो उस संख्या से हम डायरेक्ट भाग देंगे और देखते हैं क्या करा जाएगा, वो समझते हैं। तो 49 और 49 दूना 98, 1 बचा 9, उतारेंगे तो नहीं जाएगा तो 0 उतारना पड़ेगा, तो ये और ये अब क्या करेंगे, अगला उतार लेंगे 9। अब 49 से इसको हम जब काटेंगे तो कितनी बार में जाएगा, ये जाएगा 4। तो 4 9 36 और 4 चौका 16 और 3 19, कितना बचा भाई साहब? 3 शेष। जरा बात को समझिएगा, अगर ये 3 शेषवा ना बचा होता तो जाहिर सी बात है कट गया होता। तो इसका मतलब है 3 बचना का मतलब हुआ कि इसी में से ना बचा है, तो इसी में से 3 को घटा देंगे तो आपका जो आ जाएगा वो कुछ ये आ जाएगा और ये वो संख्या होगी जो 49 से पूर्ण रूप से विभाज्य होगी। तो कभी भी ऐसा सवाल आएगा तो आप सीधा क्या करेगा, उससे भाग दीजिएगा। उस जितनी बड़ी संख्या कहेगा, 4 अंकों का रहा तो 4 अंकों की बड़ी संख्या लिख लीजिएगा, भाग दीजिएगा, जो शेष आएगा वो इसी में से घटा दीजिएगा, उसके बाद फिर जो आएगा वही आपका आंसर होगा। यानी यही वो संख्या है जिसको 49 पूर्ण रूप से विभाजित कर देगी। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर, और प्रश्न के साथ साथ हम लोग थ्योरी भी समझने की कोशिश करते रहेंगे साथ साथ में। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। फिर यहां पर करा 4 अंकों की वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। फिर 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या, तो अगर बात करें तो सबसे बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो जाएगी भाई? यही हो जाएगी 4 अंकों की, है ना। 4 अंकों की बड़ी संख्या यही हो जाएगी। और कह क्या रहा है, जो 15 25 40 और 75 से क्या हो जाए, पूर्ण रूप से कट जाए। कहने का मतलब हुआ इसके पहले वाले क्वेश्चन में आप केवल एक संख्या से काट रहे थे, अब 4 से काटना है, यानी 4 से कटना चाहिए। तो सीधा सा बात है, आप इसका क्या ज्ञात कर लेंगे लघुत्तम। क्या ज्ञात कर लेंगे? लघुत्तम। यानी इस तरीके का सवाल देगा तो सबसे पहला जो आपका काम क्या है वो है लघुत्तम ज्ञात करना। तो आइए जरा लघुत्तम ज्ञात कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसको किससे काटते हैं? 5 से काट लेते हैं। नियम तो है 2 से, 3 से, फिर 5 से, जो अभाज्य संख्याएं होती हैं, अभाज्य संख्याओं से ही काटा जाता है ना। लेकिन थोड़ा सा वो तो आप जानते ही हैं, बस काटते हैं। 5 तिहाई 15, 5 पचे 25 और 5 अट्ठे 40 और 5 15 75। एक बार और 5 से काट लेते हैं। ये नहीं कटेगा, ये कट जाएगा, ये भी नहीं कटेगा और ये 3। फिर 3 से काट लीजिए, 3 और 1। अभी जो 8 आया डायरेक्ट 8 से तो नहीं काटा जाता है, लेकिन चलिए इसका हम गुणा कर लेते हैं और यही होगा आपका लघुत्तम। तो जरा क्या आएगा, जरा देखिए, 5 × 5 × 3 × 8, 8 पचे 40 और 5 तिहाई 15, तो 15 × 40, तो कितना आ जाएगा भाई साहब? 15 चौको 60, यानी 600। इसका मतलब हुआ कि 15, 25, 40 और 75 का जो लघुत्तम आया, लौसा आया, वो आया 600। अब इसी 600 से इसको काटेंगे। अब समझे, इसी 600 से इसको काटेंगे। तो जरा काटिए, तो देखिए एक बार में जाएगा, ये 600 हो गया,
ये 9 उतरा, ये 9 उतरा, ये 3 उतरा। अब नहीं जाएगा तो यहाँ पर हम क्या उतार लेंगे, 9 उतार लेंगे भाई। और कितनी बार में जाएगा जरा देखिए, तो 6 छिया का 36, तो 6 बार में जाएगा ये, है ना। तो 6 छिया के 36 और डबल 0। अब देखिए ये 9 बचा, ये 9 बचा, ये 3 बचा। इसका मतलब यही शेष बच रहा है। जरा सा समझने की कोशिश करिएगा। 399 क्या बच रहा है, शेष बच रहा है। अगर 399 शेष ना बचा होता तो ये पूर्ण रूप से कट गया होता। अब आपको उस बात समझ में आ गई होगी। तो पूर्ण रूप से अगर कट गया होता तो 3 कितना, 4 बार 9 लिखिए और है इतना माइनस कर दीजिए, तो आपका आ जाएगा 0 0 6 और 9। इसका मतलब होगा कि 9600। आपका जो उत्तर होगा 9600, ऑप्शन नंबर बी, वो बड़ी से बड़ी संख्या है 4 अंकों की, जो 15, 25, 40 और 75 चारों लोगों से कट जाएगा, चारों लोगों से। तो पैटर्न क्या था, आपको एलसीएम ज्ञात करना था। एलसीएम जो आता उससे उस 4 अंकों की बड़ी संख्या में भाग देना था, जो शेष आता इसमें से घटाना था, आपका उत्तर आना था, है ना। ये हो गया आपका दूसरा क्वेश्चन। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और कुछ प्रश्न ऐसे आते हैं और इस वजह से इसको बता दिया जा रहा है कि अगर आ जाए, आप उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का पेपर उठा करके देखिए, ऐसे ही क्वेश्चन आए हैं। और जान लीजिए प्रीवियस पेपर कहा जाता है, प्रीवियस पेपर आप जरूर पढ़ लीजिए। आप जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं प्रीवियस पेपर जरूर पढ़िए। 5 पेपर हुए हैं इसके पहले उत्तर प्रदेश कांस्टेबल का। 5 पेपर कहा जाता है वो आईना है। जैसे आप कितना भी तैयारी कर लीजिए, खूब ज्यादा तैयारी कर लीजिए, जितना महंगा महंगा आप कपड़ा पहनेंगे ना, आप शीशे में 1 बार नहीं 4 बार देखेंगे, 5 बार देखेंगे। क्योंकि हमें यकीन नहीं होता, जब तक हम शीशे में देखते नहीं है खुद को, तब तक यकीन नहीं होता कि हम तैयार हुए हैं। और जब देख लेते हैं अपने आप को शीशे में, तो लगता है भाई साहब अब हम तैयार हैं। वैसे ही जो जो प्रैक्टिस पेपर होता है, प्रीवियस पेपर जो होता है, वो क्या होता है, वो एक आईना है। और उसी आईना के माध्यम से पता चलेगा कि आपकी तैयारी क्या है। तो सबसे पहले आपको तैयार होना पड़ेगा और आपको तैयारी करनी पड़ेगी प्रीवियस पेपर की। उसके बाद से आप फिर आगे की काम बिल्कुल शुरू करिए। तो जरूर प्रीवियस पेपर जरूर देखिए। 5 पेपर हैं, उन 5 पेपर को जरूर सॉल्व कर लीजिएगा। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल, ठीक है, जो 2018 और 2019 में पेपर हुए थे। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पर आते हैं और फिर समझने की कोशिश करते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। ये देखिए फिर कह रहा है, वह छोटी से छोटी 6 अंकों की संख्या ज्ञात करें जो 18 का गुणज हो। हम इसको बस एक ही वजह से बताए हैं, 18 का गुणज का मतलब, गुणज का अर्थ समझना है। खेल तो शब्दों का होता है, गुणज का मतलब होता है 18 से कट जाए। यही पूछ रहा था वो। कितने अंक का, 6 अंक का। कौन सी छोटी से छोटी, छोटी से छोटी। तो 6 अंक का छोटी से छोटी क्या होता है, जब आप 100 लिखते हैं तो 3 अंक का ना हुआ, तो 6 अंक का, तो इसका मतलब हुआ 2 3 5 0। किससे 18 का गुणज होना चाहिए। तो आइए और शुरू करा दे अपना कहानी। तो 18 5 90, 18 5 90, 0 1, फिर 0 उतारिए, फिर 18 5 90, फिर 0 उतारिए, 18 5 90, फिर 0 उतारिए 18 5 90। 10 का आया हो महाराज, शेष आया। तो शेष आपका कितना आ रहा है, 10। अब जरा समझने की कोशिश करिए कि अगर जो शेषवा है वो 10 आ रहा है, अगर इसके पास 8 और होता, इस 10 के पास 8 और होता, तो क्या ये 18 से कट जाता कि नहीं। आप कहते बिल्कुल कट जाता। इसका मतलब यही 8 की कमी पड़ रही है, तो यह 8 को इसमें जोड़ दीजिए। तो जरा देखिए 8 को जब जोड़ देंगे तो ऐसा कुछ हो जाएगा, और यही हो जाएगा 6 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या, जिसको 18 पूर्ण रूप से काट देगी। तो समझे कि 10 शेष बचाता, 8 और होता तो 18 से 18 कट जाता, वही 8 को हम इसमें जोड़ दिए। नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे समझिए, इन दोनों का अंतर ले लीजिए। तो 18 में से 10 जाए 8, ऐसी को इसमें जोड़ दीजिए। ये भी तरीका है। तो इस तरीके से आप इस प्रश्न का आंसर दे सकते हैं। और अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। ठीक है,
तो अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न समझते हैं और देखते हैं, और ये अच्छा सवाल है, आता भी है। कह रहा 0.125 इसको कहते हैं बार, इसका मान पूछ रहा है। तो जरा देखिए, सबसे पहले क्या कर लेते हैं, माना यक्स का मान हो गया 0.125 पर बार, और इसको देखिए लिखने का तरीका क्या है, जरा उसको समझिए। यह है 0.125 125 125 125 ऐसे ऐसे करके, ठीक है। तो एक चीज बता देना, जितने पर ये बार रहेगा, माने 3 पर बार है ना, तो 1 के आगे लगा करके 3 शून्य, इसका मतलब 1000। अगर 2 पर आता है तो 1 लगा के 2 शून्य यानी 100। तो यहां पर 3 है तो 1000 से गुणा कर दीजिए। तो उधर जब 1000 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 125.125 125 125 डॉट 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 ऐसे आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। अब इसको मान लेते हैं हम समीकरण 1, इसको मान लेते हैं समीकरण 2। आज जब दोनों में से घटाएंगे, 2 में से 1 को घटा दिया जाए तो 100 1000 एक्स में से 1 ठो एक्स जाएगा तो क्या बचेगा? नहीं, 999 एक्स, 1 ठो गायब हो जाएगा। 1000 एक्स को मान लीजिए टाफी, तो 1000 टाफी में से 1 ठो टाफी जा तो 999 टाफी न बचेगा। आज देखिए है दशमलव कुधरिया वाला और दशमलव कुधरिया वाला बराबर बराबर है ना, तो हट जाएगा तो क्या बचेगा? 125 बचेगा ना। तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा भाई साहब? 125/999। और क्या पूछ रहा था? इसी को, यही तो यक्स माने हैं, यह तो यक्स है ना, यानी यही किसका मान है? 0.125 के बार का, यानी 125/999। ऑप्शन नंबर सी। तो इसमें क्या करना था, आपने समझा होगा कि जब दिया है इसको समझना है कि हम कैसे लिखते हैं। तो देखिए लिख दिए, 3 पर बार था, इसी में से हमने 1000 से गुणा किया है। 2 पर आता तो 100 से गुणा करते, कमा ये करते, 2 में से 1 को घटा देते, आपका जो आता वह उत्तर हो जाता। अब समझ में आया? तो पैटर्न को अच्छे से देख लीजिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न आपसे क्या कहना चाहता है, क्या बात करना चाहता है। अगला प्रश्न, हाँ आते हैं। देखिए अच्छा क्वेश्चन है और थोड़ा सा इसमें कुछ बताने लायक भी है, इस वजह से इस क्वेश्चन को बताया जा रहा है और जरूरत आगे भी पड़ेगी, इस वजह से इसको बता रहे हैं। कह रहा इसका परिमेय बताइए, इसका परिमेय हल बताइए या परिमेय मान बताइए, कह रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम समझें तो परिमेय को हम कहते हैं P/Q के रूप में विभाजित, P/Q के रूप में इसको रखा जा सके, लेकिन Q डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब निचवा वाला हरवा शून्य नहीं होना चाहिए। अगर हरवा शून्य हो जाएगा तो इसका मान अनंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। और अपरिमेय किसे कहते हैं? तो अपरिमेय उसे कहते हैं, अपरिमेय उसे कहते हैं जो P/Q के रूप में न लिखा जा सके। ठीक है, तो ये सभी आपको समझना पड़ेगा। कुछ और बता देते हैं। मान लीजिए वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? सब की सब वास्तविक संख्या है जो पूर्ण संख्याएं होती हैं। ठीक है, काल्पनिक संख्या को छोड़ करके। काल्पनिक संख्या क्या होती है भाई? काल्पनिक वाली संख्याएं क्या होती हैं जिसमें आई आता है, इमेजिनरी नंबर जिसको बोलते हैं, और इसी का मान करणी में -1 याद रखे रहेगा, परीक्षाओं में पूछा जाता है। ठीक है, तो करणी में मान कभी कभी आ जाता है आई पर 401 घात का मान बताओ, कभी कभी दे देता है। तो जानते हैं कैसे ज्ञात करेंगे, वो बता दे रहे हैं। सबसे पहले जो 401 है 4 से भाग दीजिए। तो जब 4 से भाग देंगे तो शेष देखिए कितना बचेगा? 1। तो आई पर कितना घात आया? 1, इसी को कहते हैं आई। आई पर अगर 2 घात का मान रहेगा तो आई पर, आई का जो मान होता है वो अभी अभी बोले ना कि करणी पर -1 होता है, तो जब हम इसका वर्ग करेंगे तो -1 होगा। आई पर 3 घात का मान यानी -1 गुणे आई यानी -i, और आई पर 4 घात का मान माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। या ये याद रखे रहिएगा, ये याद रखे रहिएगा कि आई का मान माइनस करणी में 1 होता है, और ये चारों मान याद रखे रहिएगा। तो आपने देखा कि कैसे हमने बताया। अगर आई पर आ जाए, आपका आई पर आ जाए 26 और पूछ रहा है इसका मान बताओ, तो 4 से भाग देंगे सबसे पहले। तो 4 × 6 = 24, 2 बचा i² आया, और i² का मान कितना होता है? -1। जरा बताइएगा कि आपके परीक्षा में कभी ऐसा क्वेश्चन पूछा था कि नहीं पूछा था? और सब नंबर सिस्टम के टॉपिक हैं ये।
तो काल्पनिक सम ने आपको वो भी समझा दिया। कोई भी घात रहेगा आप ज्ञात कर सकते हैं। सबसे पहले 4 से भाग देना है, जो शेष बचेगा वो इन्हीं में से कुछ बचेगा, या तो आई पर 1 घात बचेगा, 2 घात बचेगा तो ई हो जाएगा, 3 घात बचेगा तो हई हो जाएगा, 4 घात बचेगा तो 4 घात बचेगा नहीं करेगा, 4 से कट जाएगा, है ना। तो ये देखिए वास्तविक हो गया, काल्पनिक हो गया। पूर्ण संख्या आपको पता होता है कि पूर्ण संख्या क्या होती है भाई, 0 से 1 2 3 ये सब क्या है, पूर्ण संख्या है। और 0 को हटा देंगे तो प्राकृतिक संख्याएं हैं। और 0 अगर इंक्लूड रहे -1 -2 -3 तो हई धन पूर्णांक है, हई ऋण पूर्णांक है। साथ साथ में ये आपको बताते चल रहे हैं, ठीक है। तो ये सब चीजों को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। तो अब आते हैं इस अपने सवाल पर, कहाँ चले गए, है ना। अब देखिए इस सवाल को क्या करते हैं, कभी भी जब ऐसा दिया रहे तो इसके संयुग्मी से गुणा करते हैं। ये महाराज नया नाम आ गया, संयुग्मी। संयुग्मी का मतलब संख्यावा उहे रहे लेकिन धनवा के जगह ऋण रहे, तो धन के जगह ऋण आ जाएगा, उसी को कहते हैं संयुग्मी। तो ये हो गया आपका संयुग्मी। आज जब इसको गुणवा करेंगे तो ऊपर हो जाएगा 2 माइनस करली में 3। आज जब एक कोष्टकमा में a प्लस बी होता है और दूसरे में a माइनस बी होता है तो इसी को हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखते हैं। बोलिए लिखते हैं कि नहीं। तो पहले का स्क्वायर 2 का वर्ग हो जाएगा 4, अब माइनस लगाएंगे काहे कि माइनस है, और करनी में 3 का वर्ग हो जाएगा 3, तो 4 में से 3 जा 1 और ऊपर बचा 2 माइनस करनी में 3, और यही होगा इसका परिमेय मान। इसका मतलब चाहे ई लिखिए चाहे ई लिखिए, बात एक ही है। और इसी को कहते हैं संयुग्मी। मतलब अगर कहें कि 4 प्लस करनी में 3 का संयुग्मी क्या होगा, तो 4 माइनस करनी में 3 होगा, ठीक है। तो ऐसे कुछ, और आगे आपको संयुग्मी की जरूरत पड़ेगी। तो ये कुछ चीजें बता दिए। इसी में हमने आपको बोला ना कि सवाल के साथ साथ थोड़े से आपको थियरी भी समझाते चलेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 प्लस करनी में 3। और अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं कि आपका अगला प्रश्न क्या कहता है। आपका अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। थोड़ा सा दोस्तों इसमें टाइम लग गया, लेकिन आपको ये भी समझना पड़ेगा कि ये सब परीक्षाएं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। हाँ, तो चलते हैं अगले प्रश्न को। देखिए करा सबसे छोटा पूर्णांक बताइए जिसका घन स्वयं के बराबर है। ये प्रश्न हम बताते नहीं, केवल थोड़ा सा भ्रमित ना हो जाए इस वजह से बता रहे हैं। जरा देखिए क्या कह रहा है कि वह छोटा पूर्णांक ज्ञात करिए। पूर्णांक ज्ञात करना है, पूर्णांक। अब पूर्णांक में भी अभी हमने बताया है कि दोनों होते हैं, एक इसका बेटा धन है, धन पूर्णांक, और इसका बेटा है ऋण पूर्णांक। ऋण वाले हई कुल हैं और धन वाले ये कुल हैं, ठीक है। तो पूर्णांक 2 तरीके का होता है। तो क्या कर रहा है, छोटा पूर्णांक ज्ञात करना जिसका घन स्वयं के बराबर है। तो जरा देखिए -1 और 1 का क्यूब करेंगे तो -1 आएगा कि नहीं। तो आप कहोगे क्या 1 का क्यूब करेंगे तो 1 नहीं आएगा क्या, यो तो इसके बराबर है। वो क्या बोला है, सबसे छोटा। ऑप्शन में जरा देखिए -1 दिया है, 2 दिया है, +1 दिया है, 0 दिया है। पूर्ण चारों संख्याएं हैं पूर्णांक, लेकिन सबसे छोटा कौन, हई। जितना माइनस रहेगा, जितना माइनस ज्यादा उतना वो छोटा। तो सबसे छोटा तो यहाँ यह ना होगा, हई तो बड़ा हो गया, एक भी इससे बड़ा है। इसी वजह से तो इस सवालों को बताए हैं, ठीक है। ये आपको समझना पड़ेगा। तो इसका आंसर होगा -1 वो संख्या है जिसका घन स्वयं के बराबर होता है। वरना आप मार देते 1 भी मार सकते थे आप, लेकिन 1 नहीं होगा। वो है पूर्णांक संख्या, छोटी नहीं है। इस प्रश्नवा में इससे छोटा ऑलरेडी 1 है, इसी वजह से इसको बताए हैं। तो दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो उम्मीद है आप भी मेहनत कर रहे होंगे, लगे रहे होंगे, है ना। लगे हैं तो लाइक कर दीजिए। अगले क्वेश्चन पर करा है, इनमें से कौन सी वर्ग संख्या की 2 अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता। एक है 81, एक है 121, एक है 49 और एक है 144। सबसे पहले तो इसको समझना पड़ेगा, इसका क्या है, ये 9 का वर्ग है, ये 11 का वर्ग है, ये 7 का वर्ग है, और ये किसका वर्ग भाई साहब, 12 का वर्ग है। जरा देखिए अभाज्य संख्याओं में इसको अगर हम चाहें तो 2 + 7 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर हमें 11 को लिखना है तो 11 को आप 2 + 9 लिखेंगे, 2 + 9 लिखेंगे ना। कोई एक, इसका मतलब होगा कोई अभाज्य संख्याओं के योग से ये बनना चाहिए।
तो कोई दो अभाज्य संख्या बताइए जिनका योग 11 आ जाए, कोई है? अरे भाई अभाज्य संख्या यह है 2 3 5 7 11 13 17, तो उधर की बातें छोड़ दिया जाए, हमको 11 लेना है ना। तो जरा बताइए 7 5 को जोड़ेंगे 12 आ जाएगा, 7 3 को जोड़ेंगे 10 आएगा, 5 2 को जोड़ेंगे 7 आएगा, 7 5 को जोड़ेंगे 12, अच्छा ये तो बता चुके हैं, और 7 3 को जोड़ेंगे 10 आएगा। इसका मतलब होगा कि यही 121 वो संख्या है जो दो अभाज्य संख्याओं के एक योग के रूप में नहीं व्यक्त किया जा सकता है। और ये भी देखिए 7 5 और 2 को जोड़ दीजिए, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? 12 5 और 7 को जोड़ दीजिए, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? इसका मतलब होगा ये तीनों लोग अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में किए जा सकते हैं, लिखे जा सकते हैं, लेकिन हई नहीं लिखा जा सकता है। इसमें एक तो भाज्य है, तो हई का है, ई भाज्य है। काहे भाज्य है? क्या कि एक से भी कट रहा है, अपने से भी कट रहा है, और एक और संख्या है गैरों से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, इस वजह से ई भाज्य है। और अभाज्य किसे कहते हैं? जो एक से कटे और खुद से कटे, उसे अभाज्य कहते हैं। और सहभाज्य किसे कहते हैं? जो दो संख्याओं का मौसा 1 हो, अगर मौसा 1 है तो उसे हम कहते हैं सहभाज्य। अगर हम पूछें बताओ जरा 2 और 4 सहभाज्य है, आप कहेंगे बिल्कुल नहीं साहब, ये इस वजह से नहीं है सहभाज्य क्योंकि इसका मौसा 1 नहीं है, बल्कि कितना है? 2 है। लेकिन अगर आप कहेंगे कि क्या बताइए साहब 3 और 41 अभाज्य है, तो आप कहेंगे हाँ है। क्यों? क्योंकि इसका मौसा कितना है? 1 है, इसका मौसा 1 है, इसी वजह से सहभाज्य है। तो ऐसे कुछ प्रश्न है, ठीक है। अब देखते हैं कुछ अगले प्रश्न और समझने की कोशिश करते हैं कि अगला प्रश्न का आंसर आखिर क्या है। और ऐसे प्रश्न आते हैं, ठीक है। जरा देखिए, कह रहा है कि यदि किसी संख्या के वर्ग का अंतिम अंक 1 है, अगर अंतिम अंक कितना है? 1 है अंतिम अंक, तो कह रहा है उसके घन का अंतिम अंक क्या होगा? अरे भाई या तो 1 होगा या तो 9 होगा, या तो 1 होगा या तो 9 होगा। और आपको बता दें कि आप देख लीजिए 2 से लेकर के 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अगर देखिए इसका इकाई का अंतिम अंक, अगर वर्ग की बात करें तो वर्ग के इकाई का अंतिम अंक क्या होता है? 1 होता है। इसका क्या होता है? 4, इसका क्या होता है? 9, इसका क्या होता है? 6। इकाई का अंक 5 का, इसका 5 होता है, इसका क्या होता है? 6 होता है, इसका क्या होता है? 9, इसका 4 और इसका 1। जरा समझिएगा, इसको छोड़ दिया जाए तो हई देखिए इसका इकाई का अंक, इसके इकाई का अंक, हई 4 वाला देखिए, ये लास्ट वाला देखिए, है ना। तो आप चाहें तो बड़ी आसानी से पता कर सकते हैं कि इकाई का अंक किसका है और ये किसका वर्ग है, इहो पता कर सकते हैं। और अगर वहीं क्यूब की बात करें तो 1 का क्यूब क्या होता है? इकाई अंक 1 होता है। 2 का क्या होता है? 8 होता है। 3 का क्या? इसका अलग अलग होता है, ठीक ना। 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 9 ये 7 होता है ना। 4 का 4 चौक को 16, अच्छा 4 होता है, 4 का तो 4 होता है ना। 5 का तो 5 ही होता है। 6 का 6 होता है। 7 का 3 होता है। 8 का 2 होता है और 9 का 9 होता है। जरा देखिएगा, जब हम ये वर्गवा कर रहे हैं और ये क्या है? घन, यानी जो वर्ग संख्या है उसका इकाई का अंक देखिए क्या आया है ना। 1 को छोड़ दिया जाए तो बाकी देखिए सेम आ रहे थे। यहां पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, माने सब अलग अलग। ये तो बहुत आसान है। अगर कोई एक बहुत बड़ी सी संख्या घन दिया रहे तो आप बहुत आसानी से ज्ञात कर सकते हैं ये किसका होगा। तो इकाई का अंक भी जानना जरूरी है, इसी वजह से हमने आपको इकाई का अंक बता दिया। तो इस प्रश्न का आंसर होगा 1 या 9, घन करेंगे तो, ठीक है। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न कह रहा एक धनात्मक संख्या अपने वर्गमूल से, एक धनात्मक संख्या, कोई एक धनात्मक संख्या है,
ठीक ना। अपने वर्गमूल से मतलब करणी में यक्ष से 30 अधिक है, तो 30 अधिक है तो जाहिर सी बात है 30 कम होगा, जाहिर सी बात है। नहीं समझ रहे हैं तो ऐसे समझ लीजिए। कह रहा है कि यदि एक कोई धनात्मक संख्या अपने वर्गमूल से, अपने वर्गमूल माने यक्ष से कितना अधिक है, 30 अधिक है, तो इनका मतलब दोनों का अंतर इतना होगा, ये ना होगा। तो ये हो गया। अगर आप चाहें तो इसको लगा भी सकते हैं और नहीं तो जरा ऑप्शन से देखिए, इसको आप चाहें तो हल कर सकते हैं। दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे और 30 का वर्ग करेंगे तो ये ठो द्विघात समीकरण बनेगा और सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन ऑप्शन से, कुछ ऑप्शन से भी लगाना सीखना चाहिए ना। तो अगर ऑप्शन से देखा जाए 16, 36, 25 और 49, ये किसका वर्ग है, 4 का, ये किसका वर्ग है, 6 का, ये किसका वर्ग है, 5 का, ये किसका वर्ग है, 7 का। तो जरा देखिए, अगर 6 के वर्ग को, 6 को कोई एक ऑप्शन ले लीजिए, मान लीजिए ये ले लेते हैं, तो 6 का वर्ग कितना होता है, 36 होता है ना। अब 36 का वर्गमूल कितना होता है, 6। अब दोनों को घटाएंगे तो 30 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। वैसे 4 का वर्ग कितना होता है, 16। अब 4 का वर्गमूल कितना होता है, 16 किसका वर्ग, 16 का वर्गमूल क्या है, 4। घटाएंगे तो कितना आएगा, 12। हमको चाहिए कितना, 30। अगर 12 होता तो 4 आंसर होता। तो वैसे 5 का वर्ग कितना होता है, 25। और जब 25 में, और इसका वर्गमूल कितना होता है, 5, वर्गमूल 5 ना, तो घटाएंगे तो 20 और हमको चाहिए 30। अगर 20 होता तो 5 उत्तर होता। और 7 वाले पर देखा जाए तो 49 और इसका वर्गमूल कितना होता है, 7। घटाएंगे तो कितना आएगा भाई, 42। यहां पर हमको चाहिए 30 और आया है 42। अगर 42 होता तो 7 आंसर होता। इसका मतलब है इस प्रश्न का उत्तर होगा 36। और 4 सवाल है देखा जाए तो, बस 30 की जगह पर मान बदल दिया होता तो 4 सवाल होता है। तो ये आपके सवाल हैं। एक लास्ट सवाल बस आपका है, यही लास्ट सवाल है, यही सवाल अंतिम और यही सवाल भारी। करा है, दो संख्याओं के योगफल और अंतर क्रमशः 25 और 3 है। माने योगफल 25 है और अंतर 3 है। तो कह रहा है उनके वर्गों का अंतर, उनके वर्गों का अंतर बताओ। इनके वर्गों का अंतर यही वाला ना पूछ रहा है। तो ये बताइए, ये वर्गांतर फार्मूला नहीं होता है, इसी को तो आप लिखते हैं कुछ ऐसा। तो जरा देखिए, वर्गांतर फार्मूला होता है तो x + y का मान है 25, हाई देखिए इसका मान 3, तो 25 × 75 हुआ कि नहीं हुआ। तो इस प्रश्न का आंसर ये हो गया। और अगर आप चाहें तो कुछ फार्मूले भी लिख लें, आपको फार्मूला पता होगा, a² + b² + 2ab। अगर a - b का होल स्क्वायर लिखना है तो a² + b² - 2ab। फार्मूला तो आपको कहीं न कहीं मिल ही जाएगा, है ना। फार्मूला तो मिल ही जाएगा, क्यूब कर दें, a³ + b³ + 3ab कोष्टक में a + b। अगर a - b का होल क्यूब रहे तो a³ - b³ - 3ab कोष्टक में a - b। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन आपके हो गए। जो a² - b² अगर कर दें तो a + b और a - b, ये हो गया। a + b का अगर होल स्क्वायर कर दें तो a² a - b का होल स्क्वायर + 4ab। तो ऐसे कुछ और भी इंपॉर्टेंट है, क्यूब वाले भी हैं, और ठीक है ना। तो ये सब इंपॉर्टेंट हैं और आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। कुछ फार्मूले भी आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है दोस्त। तो ये आपका कुछ क्वेश्चन था और आज का नंबर सिस्टम के कुछ क्वेश्चन आज लगाए गए हैं। कुछ और टाइप के जो क्वेश्चन हैं जो अब आपकी परीक्षाओं में और इंपॉर्टेंट हैं, जो और वो सब भी आते रहते हैं, आपको उसको भी बताया जाएगा दोस्तों। तो धन्यवाद, जय हिंद।